हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छी होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यानी कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित, यानी कि उत्तर प्रदेश एसआई परीक्षा 2025 से संबंधित सूचना को लेकर के। आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने जो है इसकी सूचना जारी कर दिया है। अधिसूचना जारी हो चुकी है। ठीक है, जानकारी आप लोगों को उपलब्ध कराएं। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल में नए हैं या पहली बार आए हैं चैनल पर, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2025 के लिए जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ओके, आज यानी कि 12 तारीख को, 12 अगस्त को इसमें जो है पुलिस महानिदेशालय ने जो है पुलिस उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस महिला और पुरुष यानी कि एसआई, प्लाटून कमांडर पीएसी पुलिस यानी पुरुष और उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पुरुष और प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा, ठीक है, यानी कि जो स्पेशल एसटीएफ है, स्पेशल, ठीक है, सिक्योरिटी और फोर्स है, और महिला बटालियन हेतु महिला उप निरीक्षक यानी कि नागरिक पुलिस सेवा पीसी के लिए जो है अभी जारी किया गया है। इसके लिए पे बैंड है 9,300 रुपये से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4,200 का है। ओके, और यहाँ पर दिया गया है किसकी किसकी भर्ती कितनी कितनी निकली है। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष महिला के लिए अनारक्षित के लिए 1,705, EWS 422, अन्य पिछड़ा वर्ग 1,143, अनुसूचित जाति 890, अनुसूचित जनजाति, ओके, ये 82 पोस्ट है। यानी कुल इसमें यहाँ पर 4,242 पोस्ट। इसके बाद पीएससी में इसी तरह से 135, ठीक है, प्लाटून कमांडर की जो वैकेंसी हैं वो हैं, और प्लाटून कमांडर, ठीक है, केवल पुरुष अभ्यर्थी जो विशेष सुरक्षा बल के अंतर्गत है उसमें 60 हैं वैकेंसी, और इसमें महिला जो है नागरिक पुलिस सेवा में, ठीक है, 106 वैकेंसी हैं। ओके, तो यहाँ से जो वैकेंसी निकली हुई हैं इनमें कुछ नोट्स है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना, यानी पुरुष अभ्यर्थी प्लाटून कमांडर पीएसी, उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस, प्लाटून कमांडर और उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल में सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही अप्लाई कर सकते हैं, और महिला बटालियन के लिए सिर्फ महिला ही अभ्यर्थी क्या होंगी, पात्र होंगी। ओके, लेकिन नागरिक सेवा वाले में दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ओके, आवेदन पत्र के विषय में दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 12 अगस्त से शुरुआत है और 11 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, और शुल्क जमा किया जाएगा 12 अगस्त से और 11 सितंबर तक। जमा किए गए शुल्क का समायोजन जो करेंगे वो 12 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर तक। ओके, और जो है सबसे ज़्यादा इसमें सूचना जो वाली बात ये है कि कोई भी अभ्यर्थी है उसे पहले OTR कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो जो है अप्लाई कर सकता है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको इसी में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में OTR पहले आपको, उसमें आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, और मैंने सिग्नेचर और जो आपका जाति प्रमाण पत्र वगैरह है, इन सभी चीज़ों को उसमें जो जो मांगेगा अपलोड करेंगे और पूरा करेंगे उसके बाद ही, ठीक है। ओके, तो यहाँ सभी चीज़ें दी गई हैं। जब यानी आवेदन पत्र क्या करेंगे, भरेंगे, उस समय उन्हें आरक्षण आदि और शैक्षिक जो योग्यताएं हैं उनसे सबसे संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। और यानी कि दूसरे माध्यम से जो है वो नहीं लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो यानी कि इसमें
सिलेक्शन होगा, ठीक है, वो मेरिट के आधार पर होगा, यानी कि जो वरीयता होगी, ठीक है, उसके आधार पर ही सभी का सिलेक्शन किया जाएगा। तो मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। इसके बाद है इसमें वरीयता, इसलिए कोई भी जो कैंडिडेट है उसे क्या करना पड़ेगा, वरीयता भरनी पड़ेगी आवेदन पत्र भरते समय। देखिए यहाँ पर शुल्क है, तो सामान्य और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 400 रुपये, ठीक है। इसमें तो सिर्फ 100 रुपये मात्र कम किया गया है। और ध्यान रखिएगा ये ऑल इंडिया वैकेंसी ओपन है, इसलिए दूसरे स्टेट वाले वो सामान्य के ही अंतर्गत यानी आएंगे, वो ना तो ईडब्ल्यूएस, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किसी में नहीं आएंगे, वो सिर्फ सामान्य के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो यहाँ दिया हुआ है वो यानी कि भारत का नागरिक होना चाहिए उसे फॉर्म भरते समय, ओके। इसके बाद शैक्षिक योग्यता जो है वो है विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो वो होनी चाहिए। आवेदन करने के समय यानी कि वो योग्यता उसको प्राप्त हो जानी चाहिए, ओके। इसमें जो है कुछ अधिमानी अर्हताएँ हैं। यदि किसी ने डोएक ओ लेवल से ओ लेवल का जो है ना यानी कि प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या प्रादेशिक सेवा में टेरिटोरियल आर्मी में 2 वर्ष की सेवा किया हो, या एनसीसी का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, ठीक है, तो इसमें केवल एक ही अधिमानी अर्हता प्राप्त यानी कि मानी जाएगी। लेकिन ये उसके लिए है यदि ए कैंडिडेट है और बी कैंडिडेट है, दोनों के नंबर सेम आ गए, ठीक है, मान लेते हैं कि 275 इसके आगे 275 इसके आगे, ठीक है, तो दोनों की अंक सेम होने पर इन्हें देखा जाएगा, ठीक है। तो इनमें जिसको यानी कि किसी के पास यदि होगा तो उसे वरीयता दी जाएगी, ये है इसके लिए, ये ज़रूरी नहीं है, ओके। आयु जो है इसमें आपको देखना है, इसमें उपनिरीक्षक जो नागरिक पुलिस सेवा है और महिला बटालियन के लिए, ठीक है, तो उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा पीसी पदों के लिए 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष और 28 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए, ठीक है। अर्थात 2 जुलाई 1997 से पहले और 1 जुलाई 2004 के बाद का पैदा हुआ नहीं होना चाहिए। और जो यहाँ पर प्लाटून कमांडर और जो है विशेष सुरक्षा बल है उसके लिए 21 से लेकर के 28 तक, ठीक है, होनी चाहिए। तो इसमें भी वही है 1 जुलाई 2004 के बाद का और 1 जुलाई 1997 से पहले का नहीं होना चाहिए, ओके। लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति में जो है ना छूट दी जाएगी, ओके। और यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर भर्ती में छूट दिए जाने योग्य कम से कम मात्र इस भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अपवाद स्वरूप एक बार के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है कि उच्च सीमा में जो है ना SC ST अनुसूचित जनजाति को जो है ना छूट मिलेगी, लेकिन यहाँ पर है इस भर्ती में आयु में छूट दिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या, ठीक है, ये और ये के कम क्रम में लिखा हुआ है मात्र इस भर्ती हेतु निर्धारित आयु सीमा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अपवाद स्वरूप एक बार के लिए 3 वर्ष की छूट जानी चाहिए। इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है, और आप लोगों क्या हो जाएगा ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो 28 वर्ष है, ठीक है, उसमें क्या करेंगे 3 वर्ष और जोड़ देंगे, ठीक है, तो 31 वर्ष तक इसकी क्या हो जाएगी आयु हो जाएगी, ओके। इसमें जो है ना नहीं सामान्य श्रेणी के लिए क्या दिया हुआ है कि यहाँ दिया हुआ है सामान्य श्रेणी के लिए 3 वर्ष की छूट होगी, ठीक है, यानी कि 2 जुलाई 1994 से 1 जुलाई यहाँ तक होनी चाहिए, और जो है यानी कि इसमें 1 जुलाई 94 से 1 जुलाई 2004 तक, ठीक है। और इसमें अनुसूचित जनजाति में 5 वर्ष की छूट तो है, 3 वर्ष की ये भी छूट हो जाएगी,
तो 89 से लेकर के 2004 तक इनका होना चाहिए। ओके। इसके बाद जो है अनुसूचित जनजाति के लिए भी 5 वर्ष और 3 वर्ष यानी 8 वर्ष की क्या हो जाएगी, छूट हो जाएगी। और इसमें ओबीसी के लिए भी 5 वर्ष और 3 वर्ष की क्या हो जाएगी, छूट हो जाएगी। और इसमें जो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी हैं जिन्हें 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है, ठीक है, तो उनमें 5 और 3 ये हो जाएगा 8 साल की, इनकी भी छूट हो जाएगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी जो है ना, इनकी 3 और 3 6 वर्ष की छूट होगी। ओके। चरित्र में है, चरित्र सत्यापन होगा बाद में, ठीक है, ये दिखा जाएगा। ठीक है। वैवाहिक स्थिति जो है वो ये है कि एक पुरुष जिसकी की यानी कि एक से अधिक पत्नियां हों, या ऐसा यानी स्त्री जिसने कि ऐसे यानी व्यक्ति से शादी किया हो जिसने, ठीक है, उसके पहले से एक पत्नी ना हो, यानी पत्नी जीवित हो, ठीक है, वो जो है इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। शारीरिक स्वस्थता, ठीक है, अच्छी तरीके से जो है इसमें जांची जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में, ठीक है, जो यानी कि नियम है उन नियमों का क्या किया जाएगा, पालन किया जाएगा, जो पहले से नियम बनाए गए हैं। ओके। अब है लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा जो है वो 400 अंकों की एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसमें ये सब दिए गए हैं। 4 सेक्शन होंगे, 100 यानी कि उसमें प्रश्नों की संख्या 40-40 होगी। ओके। एक है हिंदी, सामान्य हिंदी, 40 प्रश्न 100 अंक के, यानी कि 2.5 जो है ना प्रश्न, 2.5 अंक का एक प्रश्न होगा। मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान 40 अंक 100। संख्याता के मानसिक योग्यता 40 प्रश्न 100 अंक के। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि और तार्किक योग्यता 40 अंक और 100 अंक, यानी 40 क्वेश्चन 100 अंक। ओके। इनमें जो है इन्हें निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक और कुल में 50% अंक प्राप्त यदि किसी को नहीं होता है तो वो जो है यानी कि भर्ती के पात्र नहीं होंगे। कुल मिलाकर है मिनिमम पासिंग मार्क्स 50% टोटल में है और हर एक में 35% है। ठीक है। यानी कि 25 वो 400 में 200 क्या होने चाहिए, कम से कम आने चाहिए मार्क्स। 200 से नीचे आएगा तो नहीं लिया जाएगा। और इसमें 35 में है 14 अंक। ठीक है। यानी 40 में से 14 अंक यदि किसी के नहीं आएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हर एक सेक्शन में तो जो है यानी कि उसे बाहर कर दिया जाएगा। ओके। इसके बाद इसमें है बोर्ड परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अधिक पाली में आयोजित करवा सकता है। ठीक है। और ये OMR में होगा, यानी पेन और कलम से, और इसमें जो है यानी कि OMR में करवाया जाएगा। पाठ्यक्रम इसमें दिया गया है। कुल जो है 2 घंटे का पेपर होगा, यानी 120 मिनट और 160 प्रश्न होंगे। उसमें 4 भाग होंगे। ठीक है। OMR जो उत्तर पत्रक है उसमें 4 विकल्प होंगे। ठीक है। और किसी एक विकल्प का चयन करना पड़ेगा। और OMR में 3 प्रतियां होंगी। ठीक है। मूल प्रति और जो है ना ऑफिस प्रति जमा कर दी जाएगी, और एक जो है ना अभ्यर्थी अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। मूल प्रति कोई अपने साथ नहीं ले जा सकता है। ओके। और उसका जो प्रवेश पत्र है वो समय पर जो है इसी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा, और परीक्षा की तिथि आदि जो है बाद में घोषित किया जाएगा। बोल रहा है कि यदि जो है ना यानी कि एक से अधिक पालियों में होती है तो उसमें जो है वो स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन जो है वो लागू होगा। और इसमें कहीं पर भी अंक का मतलब होता है सामान्यकृत अंक का जो है ना वो दिया जाएगा। ओके। और इसमें प्रश्न पत्र जो है वो हिंदी, यानी हिंदी विषय को छोड़ करके हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनाया जाएगा। ठीक है। और अंग्रेजी वाला ही क्या होगा, प्रश्न सही माना जाएगा। और इसमें बोर्ड द्वारा क्या की जाएगी, एक आंसर की जारी की जाएगी, और यदि किसी यानी विकल्प में कोई त्रुटि पाया जाता है तो उसे, ठीक है, निरस्त कर दिया जाएगा। और निरस्त किए गए प्रश्नों के अंकों का वितरण माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद के द्वारा रिट याचिका संख्या ये
के द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थापित व्यवस्था के अनुसार इस सूत्र से क्या किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा। ओके। और इसके बाद अभिलेखों की बाद में क्या होगी, उसके बाद परीक्षा के बाद अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मांस यानी कि योग्यता जो है वो परखी जाएगी। अभिलेखों में आयु और योग्यता संबंधी जो है वो यानी कि होंगे, जो अपलोड किए गए होंगे वहाँ पर, ठीक है, वो उनकी जांच की जाएगी। इसके बाद आता है शारीरिक मानक परीक्षण, ठीक है। तो इसमें पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मानक है, ऊंचाई इसमें 168 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए, न्यूनतम 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर, सीना 79 सेंटीमीटर और फुलाने पर 84। ओके। और SC/ST के लिए, सॉरी अनुसूचित जनजातियों के लिए सिर्फ है, तो इनके लिए ST के लिए 77 सेंटीमीटर और फुलाने पर 42 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर फुलाना जो है यानी कि वो फुलाव 5 सेंटीमीटर माना जाता है। जो है महिलाओं के लिए है ऊंचाई 152 सेंटीमीटर, जनरल के लिए है, अनुसूचित जनजातियों के लिए 147 सेंटीमीटर है। इनका वजन 40 किलोग्राम न्यूनतम होना चाहिए। ओके। अभिलेख की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया निर्धारण बोर्ड जो है वो खुद करेगा और उसके वेबसाइट पर जो है ना डाला जाएगा। ओके। और यदि ऐसा है कि कोई अपने शारीरिक मानक परीक्षण से असंतुष्ट है तो वह परीक्षण के ठीक पश्चात उसी दिन वहीं आपत्ति दायर करवा सकता है, ठीक है। और फिर यदि देखा जाएगा तो उसका जो है ना यानी पुनः जो है वो परीक्षण उसका करवाया जा सकता है। पूर्व में भर्ती में मापी गई ऊंचाई और सीना की माप इस भर्ती पे मान्य नहीं होगी, इसलिए जो है उसका कोई रिकॉर्ड आप नहीं लेकर के आएंगे। ओके। और किसी भी सरकारी या प्राइवेट संस्था द्वारा कराई गई माप मान्य नहीं होगी, ठीक है। जो वहाँ पर मापा जाएगा वही माना जाएगा। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। इसमें अभिलेख समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण सफल पाए गए अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने के लिए, ठीक है, आएंगे, जिसमें है पुरुष अभ्यर्थियों को 4 किलोमीटर 800 मीटर की दौड़ 28 मिनट में, और महिलाओं के लिए 2 किलोमीटर और 400 मीटर, ठीक है, वो 16 मिनट में पूरी करनी पड़ेगी। इसमें दौड़ ही है, और जो है ना इसमें जो इस समय के अंदर इन दौड़ों को पूरा नहीं करेंगे वो क्या हो जाएंगे, चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ओके। और इसकी भी जानकारी बाद में क्या किया जाएगा, दिखाया जाएगा। ओके। हाँ, कुछ चीज़ें जो है इसमें दिया गया है कि जैसे कोई महिला है और महिला गर्भवती है, ठीक है, तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में गर्भवती होने अथवा अन्य किसी कारण से शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल अंतिम तिथि के पश्चात उसे नहीं शामिल हो पाए तो कोई भी अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, यानी बढ़ाने के लिए जो है वो नहीं कहा जाएगा। और परीक्षण का संचालन यानी कि बोर्ड द्वारा समिति जो गठित की जाएगी उसमें जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई भी डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, और पुलिस आयुक्त, ठीक है, यानी कि जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नामित कोई भी सहायक पुलिस आयुक्त जो है ना या पुलिस विभागाधीक्षक ही करेंगे। ओके। इसके बाद शारीरिक दक्षता के प्रवेश पत्र यथा समय बोर्ड की वेबसाइट पर दिए जाएंगे। और चयन और अंतिम सूची, ओके, इसमें है शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी बोर्ड लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण नीति को दृष्टिगत रखते हुए, ठीक है, जो श्रेणी बनाई जाएगी उसमें ही यानी कि वो क्या हो जाएंगे, चुने जाएंगे। ओके। बोर्ड द्वारा क्लियर दिया हुआ है कि कोई भी प्रतीक्षा सूची क्या होगी, निर्मित नहीं की जाएगी। ओके। चलिए, इसके बाद आरक्षण और आयु सीमा में छूट इसमें दिया गया है फिर से कि जो यानी कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही को क्या होगी ये यानी कि आरक्षण मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। ओके। और EWS उत्तर प्रदेश के मूल निवासी ही क्या करेंगे, 10% आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। ओके। उसके लिए उनको जो है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा।
इसके बाद कुछ यहाँ पर लंबवत जो यानी आरक्षण है वो भी हैं। वैसे तो पोस्टें दी गई हैं तो उनमें तो कोई वही नहीं है। अनुसूचित जातियों के लिए 21%, 5 वर्ष की छूट। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए ठीक है यानी कि 2%, इनको भी 5 वर्ष की छूट है। और अन्य पिछड़ा वर्ग 27%, इनको रिजर्वेशन है, 5 वर्ष की इनको भी छूट है। ठीक है, और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए इनको ठीक है यानी कि 10% आरक्षण है, इनको उम्र में कोई छूट नहीं दी जाएगी। ओके, और क्षैतिज आरक्षण में आता है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2% आरक्षण। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण। ठीक है, ये उसी अपने यानी कि ग्रुप में ही मिलेगी। महिलाओं को 20% आरक्षण। ओके, इनके सामने लिखा हुआ है कि कहाँ से प्रमाण पत्र बना करके और प्रस्तुत करें। इसमें है आपको प्रमाण पत्र जो है ना, इसे आप लोग डाउनलोड कीजिए और अच्छी तरह से पढ़िए, फिर उसके बाद फॉर्म भरिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को जो प्रमाण पत्र जारी करने का है वो यानी कि किस तिथि से किस तिथि से, यानी 11/9/2025 तक लाइव होना चाहिए। इनका भी 11/9/2025 तक लाइव होना चाहिए। ओबीसी का भी जो है 1/4/2025 यानी 1 अक्टूबर 2025 से लेकर के और 1 सितंबर 2025 तक यानी कि जीवित होना चाहिए। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस का भी 1/4/2025 से 1/9/2025 तक कमाना जाएगा। राज्य कर्मचारियोयों का 1 यानी कि 11/9 और इनका भी 11/9, और भूल से यदि मैंने 1/9 बोल दिया हो तो वहाँ पर भी वो है मूल निवास प्रमाण पत्र भी ठीक है 11/9 यानी 11 सितंबर 2024-25 तक मान्य होना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो दिया गया है ठीक है उसमें ये दिए गए हैं, इनके अनुसार आप लोगों को बनाना है। ओके, भूतपूर्व सैनिकों के विषय में भी यहाँ पर वो दिया गया है क्लियरेंस कि ये हो सकते हैं। ओके, चलिए इसके बाद जो है इनमें देखिए एक बहुत जो है ना महत्वपूर्ण चीज़ है, ऐसी लड़कियां जिनका कि विवाह हो चुका है उनके लिए है ये कि महिला अभ्यर्थियों द्वारा आरक्षण के दावे हेतु पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही यानी कि स्वीकार्य होगा। अर्थात उनका विवाह हो चुका है फिर भी जो है उनका पिता पक्ष की तरफ से ही जो यानी कि वो जिस जाति से बिलोंग करते हैं वो जाति मानी जाएगी। ओके, इसके बाद जो है ना यानी कि आरक्षण का सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं क्लियर। आवेदन के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे की जाएगी, सबसे पहले बताया गया है कि UPPRBPB ठीक है, यहाँ पर जा करके आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कीजिए, जो जो उसमें मांग रहा है सभी चीज़ें अपलोड कीजिए। ठीक है, वहाँ कोई फीस नहीं लगेगी। ओके, और आपको OTP वगैरह सभी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी और फिर OTR आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। और जो है ना इसके लिए क्लियर दिया हुआ है OTR रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है सभी चरणों के लिए। और जो है ना इसमें आप जाइए आवेदन लिंक पर ठीक है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और फिर इसमें आप जब आप पहली बार पंजीकरण कर रहे होते हैं तो यूनिक्यू ईमेल आईडी और यूनिक्यू मोबाइल नंबर ये वो आपको डालने हैं, मोबाइल नंबर जिसको आपको बदलना ना हो। ठीक है, ये ना हो कि लगता हो कि हम कुछ दिन के बाद बदल देंगे, तो इनको आप लोग जो है ना मत डालिएगा। ईमेल आईडी जो है वो जीवित होना चाहिए। ठीक है, एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि सभी चीज़ें यहाँ पर आएगा। आप जो है ना सत्यापन हेतु डिजी लॉकर अकाउंट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद जब आपका पूरा हो जाएगा तो फिर आप उसे पंजीकरण कर दीजिए और फिर लॉगिन आईडी और क्रेडेंशियल जो है ना यानी कि उसे लॉगिन करिए और फिर अपना फॉर्म पूरा भरिए। उसके बाद ही आपको ठीक है अकाउंट आईडी जो आपको OTR मिलेगा या तो आधार ठीक है या तो डिजी लॉकर, यहाँ से कहीं से भी आप वो कीजिए और फिर जो है ना विज्ञप्ति में जाइए और वहाँ से आवेदन भरिए और फिर एक बार चेक कीजिए। चेक करने के बाद फिर आप जो है उसे अप्लाई कीजिए। ठीक है, फोटोग्राफ दिया गया है। ठीक है, इसमें जो फोटोग्राफ है वो कह रहा है कि जब आप आवेदन भर रहे होते हैं तो रियल टाइम यानी लाइव फोटोग्राफ ली जाएगी। ठीक है, यानी आप जब
कहीं भरवाएंगे या अपने से मोबाइल से भर रहे होंगे, ठीक है, तो आपको यानी कि खुद फ़ोटो खींच करके अपलोड करनी पड़ेगी। फ़ोटो आपकी नहीं अपलोड होगी, ठीक है। तो रियल टाइम जो है ना फोटोग्राफ इसे कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, रियल टाइम फोटोग्राफ का मतलब है आवेदन भरते समय आप मोबाइल से भर रहे हैं या कहीं से भरवा रहे हैं, तो भरवाने से पहले आप ये जरूर पूछिएगा कि वहाँ पर वेब कैम है या नहीं है, यानी उसके पास कैमरा है या नहीं। कैमरा नहीं होगा तो फिर आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ओके, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यानी कि सामने बैठेंगे और फोटो खींच करके अपलोड हो जाएगी वो उसी में, ठीक है। इसके लिए देखिए कह रहा है वेब कैम होना चाहिए, रियल टाइम जो क्या करे वो ले सके, ठीक है। अपलोड के दौरान अभ्यर्थी को जो ना ध्यान रखिएगा, टोपी पहनना नहीं करना है, ठीक है। तो टोपी हटा देना है, ओके। और जो है ना अभ्यर्थी का चेहरा इस प्रकार से है, किसी भी चीज़ से ढका नहीं होना चाहिए, यानी कि जैसे मास्क है, बाल है, कपड़ा है, ठीक है, तो उसमें भी जैसे लोगों के बड़े बाल होते हैं तो वो अपने माथे तक ला लेते हैं, तो उसे यानी कि पूरा जो है ना पीछे हटा लेना चाहिए, ठीक है। जो चश्मा पहन रहे हैं उन अभ्यर्थियों के फोटोग्राफ लेते समय इस बात का ध्यान रखना है कि रियल टाइम फोटोग्राफ पर चश्मा से कोई प्रतिबिंब या रोशनी नहीं पड़े, ठीक है, जिससे कि आंखें क्या हो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। रियल टाइम फोटोग्राफ धुंधली नहीं होनी चाहिए, वो अपने आप ही नहीं लेगा, रिजेक्ट कर देगा। रियल टाइम फोटोग्राफ पर अत्यधिक चमक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसी जगह पर बैठना चाहिए जहाँ से ज़्यादा चमक ना हो, ठीक है। रियल टाइम फोटो अपलोड करते समय अभ्यर्थी किसी प्रकार की वर्दी को धारित नहीं करेंगे। धारित वर्दी की दशा में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पुलिस वगैरह में हैं और वो फिर क्या करते हैं वहाँ पर, ठीक है, यानी अपनी पुलिस वाली फ़ोटो लगा देते हैं। और इसमें जो है रियल टाइम फोटोग्राफ का आधार फोटोग्राफ से मैच नहीं होता तो अभ्यर्थी को इस संबंध में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में, ठीक है, अनिवार्य होगा, ठीक है। तो आपकी फ़ोटो जो है ना आधार से भी मैच करवाई जाएगी, ओके। आवेदन जो आधार यानी कि आवेदक द्वारा आधार नहीं दिया गया है तो किसी निर्धारित सरकारी पहचान पत्र के माध्यम से आवेदन किया है तो उसके लिए आवेदन एवं निर्धारित स्वघोषणा पत्र क्या करना होगा, भरना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसी को ही वो यानी कि अप्लाई करना पड़ेगा। और हस्ताक्षर के लिए काले स्याही से लिखा होना चाहिए और 50 mm से 20 mm के बॉक्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, 140 से 60 पिक्सल का होना चाहिए, ठीक है। और फाइल 30 KB से 50 KB के बीच होनी चाहिए, ओके। इसके बाद पदों की वरीयता, जब आप फॉर्म भरेंगे तो पदों की वरीयता क्या हो जाएगा, आपको इस तरह से यानी इसमें भरेंगे। पुलिस अभ्यर्थी इनमें से कोई वरीयता भरेंगे, महिला अभ्यर्थी इनमें से वरीयता भरेंगी, ठीक है। तो जो है यानी कि ये जो दो हैं प्लाटून कमांडर और जो है ना यानी कि PSC और प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल, ये महिलाओं के लिए नहीं है, ओके। और इसमें वो अपने आप ही खोल करके दे देगा, उसमें पुरुष और महिला के अनुसार। जब ये यानी कि हो जाएगा उसके बाद आपको इंटरनेट, ठीक है, से यानी कि ऑनलाइन जो है वो भुगतान करना पड़ेगा फीस का, 500 रुपये और 400 रुपये। और जब जो है ना यानी कि सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो सबमिट किया जाएगा। और जब यानी कि शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर 2022 तक, यदि जो है ना यानी किसी ने शुल्क जमा कर दिया है तो वही स्वीकार किया जाएगा, ठीक है, यानी वही फॉर्म स्वीकार किया जाएगा, इसके बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी आप जो है 11 सितंबर तक ही जो है फीस जमा कर सकते हैं, ओके। इसके बाद है इनमें जो आप लोगों के जो प्रमाण पत्र हैं उनको अपलोड करना है, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो है ना वो दी गई हैं जिन्हें आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है। जो फॉर्म आपने कंप्लीट कर दिया है, भर दिया है, ठीक है, उसे आप लोग डाउनलोड कर लें, ठीक है। और डाउनलोड करने के बाद अपने पास उसे क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, ओके। तो इसमें जब पेपर होगा तो उसमें बायोमेट्रिक भी होगा, KYC भी होगी, ठीक है। तो जो है उसमें आइरिस का जो यानी इमेज है वो लिया जाएगा, ओके। इसलिए जो है जो बच्चे हैं वो जो उनके पास सूचना है वही सही सही सूचनाएं अपलोड करें, ठीक है। और उसमें सूचनाएं जो है वो सही दें, ओके। यदि कोई किसी को समस्या आती है तो इन पर क्या कर सकते हैं, यानी कि इन नंबरों पर 10 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक, ठीक है, बात कर सकते हैं। और बोर्ड का निर्णय ही क्या हो जाएगा, अंतिम होगा,
ओके, अब यहाँ पर परीक्षा का पाठ्यक्रम आपका दिया गया है, ठीक है। हिंदी मूल विधि और ये दिया गया है। हिंदी में आपका जो दिया है वो है, इसमें सामान्य हिंदी पूरी की पूरी दी गई है, ठीक है। इसमें आपके दो हैं, पहले तो व्याकरण है, इसके बाद नंबर 2 इसमें है आपका, अच्छा, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, नंबर 2 व्याकरण है, ठीक है। नंबर 3 अपठित बोध है। नंबर 4 प्रसिद्ध कवि और लेखक हैं। नंबर 5 जो है ना हिंदी भाषा पुरस्कार और विविध हैं। ओके, मूल विधि जो है वो इसमें दिया गया है विस्तार से, आप लोग डाउनलोड कीजिए और इन्हें अच्छी तरह से समझ लीजिए और तैयारी कीजिए। संख्यात्मक एवं मानसिक अभियोग्यता, ठीक है, उसके लिए ये दिया गया है, यानी गणितीय अभियोग्यता जो है ना दी गई है। रीजनिंग है, ये आपका इसके अंतर्गत दिया गया है। रीजनिंग के लिए अलग से भी दिया गया है, ठीक है। तो रीजनिंग के इसमें क्या है, 2 पार्ट है, एक ऊपर वाला है और एक जो है ना नीचे है। तो इसमें नीचे में जो है ना 40 क्वेश्चन पूरे के पूरे हैं, ऊपर वाली आप मैथमेटिकल रीजनिंग कह सकते हैं। ओके, तो ये जो है यानी पूरी जानकारी थी। और नीचे अब सब वो दिए गए हैं जो आप लोगों को प्रमाण पत्र जिन फॉर्मेट में बनाना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र, इसी तरह से और दिए गए हैं। तो जानकारी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताएंगे। और एक रिक्वेस्ट है कि जो इन चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप लोगों की जो है कई इसी चैनल पर कई विषय की तैयारी जो है वो करवाई जाएगी। तो आप लोग लगातार जुड़े रहें और यदि आप लोगों का रिस्पांस ठीक रहा तो आपका हिंदी पूरा करवा दिया जाएगा, आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स जो है ना आपको पूरा करवा दिया जाएगा, जीएस और मूल विधि भी करवा दी जाएगी, ठीक है। लेकिन जब रिस्पांस होगा तभी, यदि बच्चे पढ़ना नहीं चाहेंगे, ठीक है, तो फिर जो है यानी नहीं करवाया जाएगा और फ्री ऑफ कास्ट होगा, ठीक है, यानी कि फ्री ऑफ कास्ट जो है वो करवाया जाएगा। तो जो है आप लोग ज़रूर जुड़िए हम लोगों के साथ और फॉर्म भरिए, और जो कोई भी दिक्कत आए तो जो है यानी कि आप पूछ सकते हैं। और फिर से बता देता हूं कि ये पूरे भारत के नागरिकों के लिए है, तो इसके लिए उत्तर प्रदेश का निवासी होना ज़रूरी नहीं है। तो जो अदर स्टेट वाले हैं जैसे उत्तराखंड है, हरियाणा है, बिहार हैं, वो भी सब क्या कर सकते हैं, इसको भर सकते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिए।